हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक मेनली जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्री इक्लैम्सिया और इक्लैम्सिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको डील कैसे करेंगे। तो इसको डील करने के पहले 4 टर्म समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चारों टर्म को हम समझेंगे कैसे, तो समझेंगे हम केस के थ्रू। तो सबसे पहला केस आप गेस कीजिएगा, जैसे कि एक 32 साल की प्रीमी ग्रेविटा जो पहली बार माँ बनी है और वो हॉस्पिटल आई है, वो 32 साल की है। ठीक है, उसका जो गेस्टेशनल एज है वो है 39 वीक। बेबी अभी कितने वीक का है, तो 39 वीक का है। ब्लड प्रेशर कितना है, तो ब्लड प्रेशर 150/100 mmHg है। ठीक है, उसका बेस मेनली जो ब्लड प्रेशर का बेस लाइन है वो तो आपको पता ही होगा, 120/80 होता है। ठीक है, पेशेंट को कोई भी हेडेक नहीं है, विजुअल चेंजेस मतलब कि देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नौसिया है, नहीं वोमिटिंग है, नहीं एब्डोमिनल पेन है। बाद में जब बीपी को दोबारा रिपीट किए 4 घंटे के बाद, तो उसका बीपी हो जाता है 160/90। अगर यूरिनालाइसिस करते हैं, यूरिन को देखते हैं यूरिन डिपस्टिक से, तो कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आप क्या डायग्नोसिस कीजिएगा। ऑप्शन में है प्री इक्लेम्सिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन, इक्लेम्सिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो इस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेनली देखिए बीपी क्या है, हाई है। बीपी को सिर्फ एक बार आप मेजर करके नहीं कह सकते कि बीपी हाई है, मिनिमम 2 टाइम करना होगा। ठीक है, तो बीपी हाई है और जो हमारा गेस्टेशनल एज है वो कितना है, 20 वीक से ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी प्रोटीन्यूरिया नहीं है, तो नो प्रोटीन्यूरिया। कोई भी इंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, नो इंड ऑर्गन डैमेज। तो आखिर ये है क्या, तो इसका आंसर होगा, सोचिए पता चल जाएगा। इसका आंसर है, ये है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बाकी एक्स्ट्रा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखेंगी। लेकिन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हमेशा 20 वीक के बाद होता है। तो 20 वीक के बाद होता है, तो अगर 20 वीक से पहले होगा अगर हाइपरटेंशन, तो उसको हम क्या कहेंगे। अगर हमारा जो हाइपरटेंशन है वो 20 वीक से कम में हो, हमारा नहीं, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो मान लीजिए कि आई होगी 10वां वीक में। ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, सेकेंड बार किए तो भी बढ़ा हुआ रहा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो आपको समझ में आ गया 2 चीज़, क्रोनिक हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों में आपको हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा, क्रोनिक में गेस्टेशनल पीरियड 20 वीक से कम होगा और गेस्टेशनल में 20 वीक से ज़्यादा होगा। ठीक है, 2 टर्म तो समझ में आ गया। अब 2 टर्म और बाकी है कि हम प्री इक्लैम्सिया। और अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, एक पेशेंट है 32 साल की, वो भी पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। उसका गेस्टेशनल एज है 28 वीक। ठीक है, जब बीपी रीड किए तो बीपी कितना मिला, तो बीपी मिला 150/100 mmHg। ठीक है, और उसके बाद उसमें कोई भी हेडेक नहीं था, कोई भी विजुअल चेंजेस नहीं था, नौसिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन नहीं था। लेकिन जब दोबारा बीपी रिपीट किए तो कितना हो गया, 160/100 mmHg। ठीक है, यूरिनलाइसिस किए मतलब यूरिन टेस्ट किए डिपस्टिक के द्वारा,
तो प्रोटीन क्या मिला, प्रोटीन ब्लड में मिला +1। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, क्या ये क्रोनिक हाइपरटेंशन है, क्या ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, क्या ये प्री इक्लेम्सिया है, क्या ये इक्लेम्सिया है। तो सबसे पहले क्रोनिक हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं हो सकता। क्रोनिक को हम कैसे डिनाई करेंगे, क्योंकि इसका गेस्टेशनल एज 28 वीक से ज़्यादा है। ठीक है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन को हम कैसे डिनाई करेंगे, इसमें सिर्फ हाइपरटेंशन ही नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिख रही हैं, जैसे कि यूरिन में क्या, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे प्री इक्लेम्सिया। ये इस पेशेंट को क्या होया हुआ है, पी इक्लेम्सिया। तो प्री इक्लेम्सिया मतलब क्या समझे, कि पेशेंट में हाइपरटेंशन है और उसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया और इदीमा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला केस समझते हैं। अगला केस में क्या होगा कि पेशेंट मान लीजिए कि 32 साल की पेशेंट है, इसका भी 28 वीक है गेस्टेशन एज, और इसका भी हाइपरटेंशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका यूरिन एनालिसिस में प्रोटीन क्या हो गया, मिल गया। लेकिन जब हम पेशेंट के से पूछे क्या आपको हेडेक, विजुअल चेंजेज, नौसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होता है, तो उसने कहा हाँ मेरे को हेडेक है, उसके बाद सीजर भी आता है और एब्डोमिनल पेन भी है। तो हम इसको किस कैटेगरी में कहेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इक्लेम्सिया के कैटेगरी में। देखिए प्री इक्लेम्सिया का सीवियर फॉर्म क्या होता है, इक्लेम्सिया होता है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप केस से समझ गए। चलिए अब स्टार्टिंग से समझाती हूँ कि प्री इक्लेम्सिया होता क्या है। प्री इक्लेम्सिया टर्म से ही समझिए, क्या कह रहा है, प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया से पहले होने वाला कंडीशन। तो इसमें मेनली क्या देखेंगे, इसमें ये मेनली 32 वीक में ज़्यादा होता है, मतलब कि जो वुमेन सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में आ रही है और उसमें बीपी बढ़ा हुआ है, प्रोटीन यूरिया है, मतलब कि यूरिन में प्रोटीन मिल रहा है, इदीमा होया हुआ है। इदीमा कहने का मतलब पैर सूजा हुआ है। मेनली एंकल सूजना तो नॉर्मल होता है प्रेग्नेंट बेबी में, लेकिन उससे ऊपर जो पैर होता है वो सूजा हुआ है। तो क्या होगा, वो मेनली प्री इक्लेम्सिया का केस होगा। अगर पूछेगा कि हाई पीक अभी जो एवरेज किए उसमें पीक कितने पे है, तो मैक्सिमम 32 वीक पे पीक में देखने को मिला है। 30% लोगों में 32 वीक पे प्री इक्लेम्सिया देखने को मिला है। तो प्री इक्लेम्सिया कॉमन कौन से वीक में है, तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और जो मेन है वो 32 वीक में। ठीक है, तो इसके साइन मतलब इसके सिम्टम क्या हैं, तो हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और ओइदीमा। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें मेनली देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारा प्री इक्लेम्सिया है ना, ये भी 2 तरह का होता है, माइल्ड प्री इक्लेम्सिया और सीवियर प्री इक्लेम्सिया। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम आते इसका पहला कंडीशन जिसमें क्या था, हाइपरटेंशन। आपको पहले कोई भी चीज़ों को जानने से पहले उसका नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। अगर नॉर्मल हाइपरटेंशन की बात बोलें तो ये होता है 120/80 mmHg। 120 क्या है, सिस्टोलिक है, 80 क्या है, डायस्टोलिक है। अब ये सिस्टोलिक में क्या हो जाएगा, 140 mmHg से ज़्यादा और कितना, 160 से कम। ठीक है, याद रखिएगा कितना, 140 से ज़्यादा और 160 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मेनली कहलाएगा हमारा ये सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। और हमारा डायस्टोलिक में क्या चेंजेज होंगे, तो इस तरह से लिख देते हैं, 120/80 नॉर्मल है, लेकिन अगर 140 से 160 के बीच में रहे और 90 से 110 के बीच में रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे माइल्ड
प्रीक्लैम्सिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 160/100 रहेगा तो उसको कहेंगे क्या, तो सीवियर प्रीक्लैम्सिया। तो ये माइल्ड और सीवियर में आप डिफ्रेंशिएट कर लिए। माइल्ड में कितना रहा, तो 140/140 से 160 mmHg और 90 से 110 mmHg के बीच में रहेगा तो माइल्ड प्रीक्लैम्सिया कहलाएगा। ग्रेटर देन 160/110 mmHg रहेगा तो क्या कहलाएगा, सीवियर प्रीक्लैम्सिया कहलाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन को तो हम डिस्कस कर लिए। अब दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था हमारा प्रोटीनूरिया। क्या कंडीशन, PROTEINURIA। ठीक है, प्रोटीनूरिया, यूरिया में प्रोटीन ज़्यादा हो जाना। ठीक है, इसका मतलब कि जो यूरिनरी प्रोटीन का एक्सक्रीशन है, बाहर क्या हो रहा है, ज़्यादा निकल रहा है। तो कितना ज़्यादा निकलेगा, अगर थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है तो वो नॉर्मल होता है प्रेग्नेंट बेबी में। लेकिन अगर ये 300 mg निकल रहा है कितना, 24 आवर्स में, तब ये क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कितना ज़्यादा होगा, 300 mg 24 आवर में। इसको ग्राम में कहेंगे तो 0.3 ग्राम इन 24 आवर्स। ठीक है, ऐसा मेनली होता क्यों है, तो क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है वो लीकेज करके बाहर निकल जाता है और प्रोटीन कहाँ आ जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर आता है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि ये प्री एक्लैम्सिया है, क्या सिर्फ प्रोटीनूरिया रहेगा, तो नहीं। हाई ब्लड प्रेशर के साथ अगर प्रोटीनूरिया होगा तो हम कहेंगे कि ये प्री एक्लैम्सिया है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी गेस्टेशनल प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलता है। इसमें मेनली ये जो होता है ये हाइपरटेंशन के एब्सेंस में होता है। क्या अभी टर्म दिए, गेस्टेशनल प्रोटीनूरिया। ये इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको ये प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब होगा, ये होगा 20 वीक के बाद। इसमें वीक से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ ये अंतर है ना कि इसमें हाइपरटेंशन एब्सेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, हाइपरटेंशन एब्सेंस होगा। और ये पोस्टपार्टम के 12 वीक तक अपने आप सही हो जाएगा। तो हमने अभी प्रोटीनूरिया से रिलेटेड 2 बातें याद की, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीनूरिया 2 तरह से हो सकता है, एक इक्लैम्सिया में, प्री इक्लैम्सिया में, और एक गेस्टेशनल प्रोटीनूरिया। दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, गेस्टेशनल प्रोटीनूरिया में क्या देखेंगे कि हाइपरटेंशन नहीं रहेगा, और प्री इक्लैम्सिया में प्रोटीनूरिया के साथ हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा। जो सिंपल प्रोटीनूरिया है वो पोस्टपार्टम के 12 वीक तक अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या दिखता है, तो तीसरा दिखता है ओइदीमा। ये कैसे होता है, तो क्या होता है ना कि ब्लड वेसल का जो इंडोथेलियल सेल होता है उसमें डैमेज हो जाती है, जिसके कारण फ्लूइड क्या होते हैं, बाहर की ओर लीकेज करने लगता है। अब फ्लूइड बाहर की ओर लीकेज करने लगता है तो ये कहाँ जाएगा, अगर मान लीजिए कि एब्डोमेन का फ्लूइड लीकेज कर रहा है तो पेरिटोनियम में जाएगा, तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। और अगर ये मेनली हमारा लेग में चला जाता है ग्रेविटी के कारण, तो लेग में इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सिम्टम देखते हैं। अब चलिए देखते हैं कॉजेज ऑफ प्री इक्लैम्सिया। क्या कॉजेज ऑफ प्री इक्लैम्सिया, क्या क्या कॉजेज हो सकता है, तो सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2। क्या पहला जो है कॉजेज वो है प्रोस्टाग्लैंडिन I2। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण मेनली वैसोडाइलेशन क्या होता है, मतलब जो ब्लड वेसल है उसका डायलेशन कम हो जाता है और थ्रोम्बोक्सिन का डायलेशन ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि समझिए वैसोडाइलेशन कहने का क्या मतलब है, ब्लड वेसल क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्मल है तो इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो वैसोडाइलेशन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है,
तो मेनली अगर वैसोडाइलेशन का है, इसका क्या मतलब है? ब्लड वेसल का रिलैक्स हो जाना, ठीक है, मतलब कि उसके नॉर्मल शेप से थोड़ा ज़्यादा हो जाना। और अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन तो उसका नॉर्मल शेप से थोड़ा कम हो जाना, ठीक है। तो वैसोडाइलेशन कम हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल शेप है उससे उसका जो नैरोनेस है वो कम हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है? तो ये भी क्या करता है? वैसोडाइलेशन को कम करता है। तीसरा है एंजियोटेंसिन 2। क्या? एंजियोटेंसिन 2। ये मेनली कहाँ बनता है? तो लीवर के अंदर बनता है, ठीक है। कैसे? तो आप जब देखते हैं ये ब्लड प्रेशर का, जब आप पैथोफिजियोलॉजी देखिएगा ना, कि जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसको सही करने के लिए क्या आता है, हमारा जो किडनी है वो रेनिन से क्रिएट करता है। रेनिन क्या करता है? तो रेनिन मेनली जो लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिनोजेन एंजाइम है वो सेक्रिएट होता है, उसको क्या करता है? एक्टिव फॉर्म में करता है और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 कहाँ चला जाता है? ब्लड वेसल के थ्रू लंग में चला जाता है और लंग में जाकर वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिन 2 में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। अभी एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? तो ये एल्डोस्टेरोन के पास जाता है। एल्डोस्टेरोन को क्या कहता है कि तुम ये सोडियम रिलीज करो जिससे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वेस्कुलर सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर का। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है, ऊपर लिख देती हूँ, रिस्क फैक्टर। जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो है एज। मतलब अगर किसी का एज 35 साल से ज़्यादा या 18 साल से कम हो तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री इक्लेम्पसिया का। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है? तो दूसरा रिस्क फैक्टर है प्राइमरी ग्रेविडा। अगर कोई लेडी पहली बार माँ बनने जा रही है तो उनमें प्री इक्लेम्पसिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा इमोशनल स्ट्रेस। कोई अगर ज़्यादा ये स्ट्रेस ले रही है प्रेगनेंसी रिलेटेड कि मैं क्या बेबी को संभाल पाऊँगी, कैसा होगा मेरे बेबी, क्या होगा, तो इससे क्या होता है? प्री इक्लेम्पसिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद चौथा क्या है? तो हाइड्राटीडी-फॉर्मोल। इसमें भी क्या होता है? मेनली प्री इक्लेम्पसिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें ओवरी में सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, मोल का फॉर्मेशन, जिसके कारण क्या होता है? प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होने का डर है, ठीक है। पाँचवा गैस्टेशनल डायबिटीज। क्या? गैस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। छठा क्या है? ओबेसिटी। सातवां क्या है? पॉलीहाइड्रोएम्नियन, मतलब कि जो एम्नियन कैविटी है वो ज़्यादा सेक्रिएट होने लगेगा। आठवां रीनल का वेस्कुलर सिस्टम। नौवां फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के फैमिली में अगर प्री इक्लेम्पसिया है तो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। प्लासेंटा इस्कीमिया। प्लासेंटा में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण भी हमारा प्री इक्लेम्पसिया हो सकता है। पुअर प्लांटेशन, मतलब कि जो प्लासेंटा है वो सही से नहीं बन पाया है। मेल न्यूट्रिशन, मतलब कि मेल न्यूट्रिशन कहने का क्या मतलब है कि मेल न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना अच्छा से नहीं मिल पा रहा है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्री इक्लेम्पसिया। आगे जाने से पहले ये जान लीजिए प्री इक्लेम्पसिया स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ये स्टार्ट होता है प्लासेंटा से। प्लासेंटा में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा स्पाइरल आर्टरी जो प्रेजेंट होता है मायोमेट्रियम में। ये जो बाउंड्री है ये है डेसिडुअल प्लेट ऑफ मदर, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ये होता है हमारा क्रोनिक प्लेट ऑफ फीटस, ठीक है। तो ये होता है कैसे? जैसे हमारा माँ का ओम्ब है, यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि मैटरनल डेसिडुअल प्लेट है, इस तरह से
ये फीतल कोरियोनिक प्लेट बना। इसमें इस तरह से क्या होते हैं, बहुत सारे भिलाई बने हुए होते हैं और यहाँ पर बीच से ऐसे अम्बिलिकल कोड निकला रहता है जिसमें ऑल थ्री वेंस मेनली देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरविलस स्पेस होता है। अब इसका एक सेक्शन काटेंगे तो इस तरह का दिखेगा। अब जो हमारा ये जो विलस होता था ना इस तरह का, उसका दो होता है लेयर। बाहर वालों को क्या कहते हैं, बाहर वाले को कहते थे सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, अंदर वाले को साइटोट्रोपोब्लास्ट। और दोनों के जो साइटोट्रोपोब्लास्ट बाद में क्या होता है ना कि वो आ जाता है डेसिडुअल प्लेट में। किस में आ जाता है हमारा, डेसिडुअल बेसिलारिस में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा विलस साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो आपको अब ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं वहाँ पर ही मेनली जो हमारा स्पाइरल आर्टरियोल है वो इन्वेंट करता है और हमारे वेस्कुलर को रीमॉडलिंग करता है। लेकिन जो स्पाइरल आर्टरी है ना धीरे धीरे क्या करेगा, अपना वेस्कुलर चैनल को लूज करते जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट में इस तरह से स्पाइरल होते हुए आता है। प्री इक्लेम्पसिया में क्या है, ये अपना जो रीमॉडलिंग है उसको लूज कर रहा है, ये कर रहा है ना। ये हमारा नॉर्मल प्रेगनेंसी है और ये हमारा प्री इक्लेम्पसिया। देखिए यहाँ पर कितना लूज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये लूज करता है। और उसके बाद इसमें यहाँ पर भी देखिए कुछ चेंजेज आएंगे जो अभी डील करूँगी। तो अभी तक क्या देखा, जो साइटोट्रोपोब्लास्ट में इंडोवेस्कुलर है, जहाँ पर मेनली स्पाइरल आर्टरी इन्वेंट करता है, वहाँ पर वेस्कुलर रीमॉडलिंग होता है। क्या होता है, जो वेस्कुलर चैनल है वो लूज हो जाएगा। तो ये मेनली दो फेज में होता है। फर्स्ट फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज कब होगा और सेकंड फेज कब होगा। तो फर्स्ट फेज होगा 12 वीक ऑफ गेस्टेशन में और सेकंड फेज होगा वो अप टू 16 वीक। तो इसमें अब ये वेस्कुलर चैनल क्या हो गया, लूज हो गया। तो इससे क्या होगा, इनकम्प्लीट ट्रोपोब्लास्ट इन्वेशन होगा स्पाइरल आर्टरियोल का, जिसके कारण स्पाइरल आर्टरी का जो रीमॉडलिंग था वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। क्या, डिफेक्टिव हो जाएगा। अब रीमॉडलिंग डिफेक्टिव होने से क्या हो जाएगा, इसका जो देखिए यहाँ पर क्या था, नॉर्मल में आराम से ये परफ्यूजन हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्पाइरल आर्टरियोल है वो नैरो का नैरो ही रह जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन जो परफ्यूजन हो रहा था वो सही से नहीं हो पाएगा और जिसके कारण प्लासेंटा इस्कीमिया होगा। अब इस्कीमिया होगा तो वहाँ पर क्या आएंगे, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर आएंगे। तो इसके कारण हमारा इंडोथेलियल डैमेज होगा। इंडोथेलियल डैमेज पैथोलॉजी का सेंटर पीस है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर इंडोथेलियल हमारा डैमेज होगा, मान लीजिए जैसे कि इस तरह से हमारा इंडोथेलियल है, अब ये डैमेज हो गया तो यहाँ पर से क्या स्टार्ट होंगे, लीकेज स्टार्ट होंगे। तो मेनली देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है स्पाइरल ये सही से रिमॉडलिंग नहीं होने के कारण। पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो है वैसोस्पाज्म। क्या, वैसोस्पाज्म, या इसको कहते हैं इस्केमिक सेक्वेली। ठीक है, दूसरा क्या देखने को मिलेगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा लीकी कैपिलरीज। अब लीकी कैपिलरीज के बाद क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोटिक सेक्वेली। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारा इस्कीमिक तो देख लिए कि कैसे हुआ सही से, पर ये जो हमारा स्पाइरल आर्टरियोल है वो नैरो ही रह गया, इसके कारण क्या हो गया, हमारा इस्कीमिक सेक्यूल हो गया। अब देखते हैं कि लीकी कैपिलरी कैसे होगा। तो इंडोमेट्रियम क्या है, हमारा डैमेज हो गया, जिसके कारण फ्लूइड आराम से बाहर की ओर मूव कर सकता है। कहाँ पर, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसके कारण क्या होगा, देखिए अब यहाँ से फ्लूइड तो चला गया, अब अंदर में क्या रहा, सिर्फ हमारा हेमोग्लोबिन। अब ये तो हम इसको कह सकते हैं कि हेमो कंसंट्रेशन रहा। अब जैसे कि डिलीवरी होती है या पोस्टमार्टम हेमरेज होता है
तो उसमें जो हेमो कंसंट्रेशन है, जो हेमोग्लोबिन है या जो ब्लड है, उसका ज़्यादा लॉस होगा एज़ कंपेरिजन टू नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जैसे कि फिर से बताती हूँ, जैसे कि ये वाला है हमारा नॉर्मल है, जिसमें फ्लूइड और हेमोग्लोबिन दोनों मिला हुआ है, और ये है जिसमें से फ्लूइड क्या हो गया, निकल गया, सिर्फ हेमोग्लोबिन है। अब मान लीजिए दोनों से हेमरेज हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है, तो हेमोग्लोबिन लॉस ज़्यादा किस में दिखेगा, इसमें दिखेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि इसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होने का डर है। ठीक है, अब ये तीनों जो देखा, अब इसके कारण क्या क्या हो सकता है। तो पहला हमने क्या देखा था, वैसोस्पाज्म और इस्कीमिक सेक्यूल। इसके कारण हमारा हाइपरटेंशन, हेपेटिक नेक्रोसिस, रेटिनल इस्कीमिया होने का डर है। तो ये होता कैसे, जैसे कि हेपेटिक नेक्रोसिस होगा तो इसके कारण क्या होगा, जो लीवर एंजाइम है SGOT, SGPT, वो इंक्रीज कर जाएगा। जो नॉर्मल लिमिट होता है ना, उससे दुगना इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेरीपोर्टल हैमरेज होता है। और इसके कारण जो हमारा लीवर का कैप्सूल है उसमें स्ट्रेस आ जाएगा, वो ज़्यादा ही खींच जाएगा, जिसके कारण हमें इपीगैस्ट्रिक या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन देखने को मिलता है। और ये जनरली इसके कारण हेपेटिक रप्चर होने का भी डर है। अब लीकी कैपिलरी, दूसरा हम क्या पढ़े थे, लीकी कैपिलरी, जिसमें फ्लूइड बाहर चला जाता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इदीमा। ठीक है, अगर लेग में चला गया तो इदीमा। यूरिन के थ्रू प्रोटीन ज़्यादा निकलेगा तो उसको कहते हैं प्रोटीनूरिया। अगर ये लंग में चला जाएगा तो इसको कहेंगे पल्मोनरी इदीमा। अगर ये लीकिंग कहाँ, ब्रेन में हुआ तो उसके कारण हो जाएगा सेरिब्रल इदीमा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब कैसे किडनी इन्वॉल्व होता है प्री इक्लेम्पसिया में। ठीक है, तो देखिए जैसे इंडोथेलियल से डैमेज हुआ, ठीक है, तो इंडोथेलियम में स्वेलिंग होगा, दोनों में से एक हुआ, तो हमारा जो ग्लोमुलर का इंडोथेलियम है वो तो सही से वर्क नहीं करेगा, तो इसके कारण उसमें क्या हो जाएगा, ग्लोमुलर GLOMERULR ग्लोमुलर इंडोथेलियोसिस। अब इसके कारण क्या होगा, इंक्रीज सीरम क्रिएटिन, इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड। ठीक है, और इसके कारण होगा हमारा ओलिगूरिया। ठीक है, क्या ओलिगूरिया, मतलब कि जितना यूरिन निकलना चाहिए उससे कम निकलता है। क्यों, देखिए आधा जो फ्लूइड है वो तो लीक कर रहा है, लीक करके वो बाहर निकल गया है, तो जितना यूरिन का वॉल्यूम होना चाहिए उससे तो कम ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इक्लेम्पसिया, क्या इक्लेम्पसिया, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि प्री इक्लेम्पसिया जब एडवांस फेज में आ जाए तो उसको कहते हैं इक्लेम्पसिया। ठीक है, मतलब कि ये एक्यूट और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी के टाइम का, जिसमें पेशेंट को प्री इक्लेम्पसिया के तो कैरेक्टरिस्टिक दिखते ही हैं, उसके साथ साथ आपको कन्वल्जन और कोमा दोनों भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक। प्री इक्लेम्पसिया का क्या क्या कंडीशन था, हाइपरटेंशन, ओइडीमा, प्रोटीन्यूरिया, इसके साथ साथ कन्वुल्जन और कोमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ इक्लेम्पसिया, कितने टाइप का इक्लेम्पसिया होता है, मेनली 3 टाइप का। पहला जो होता है वो होता है एंटीपार्टम इक्लेम्पसिया, दूसरा होता है इंट्रापार्टम, तीसरा होता है पोस्ट पार्टम इक्लेम्पसिया। तीनों में क्या डिफरेंस है, जो एंटीपार्टम है ना वो मेनली 50% लोगों में देखने को मिलता है, और ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, इंट्रापार्टम है वो लेबर के टाइम में देखने को मिलता है 30% पेशेंट में। पोस्टपार्टम
जब डिलीवरी हो जाता है उसके फर्स्ट 48 आवर्स से लेके 10 दिन तक मेनली देखने को मिलता है, और ये 20% लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके एक ये जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसको डील करेंगे। सबसे पहले हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमने क्या देखा था कि इसमें मेनली जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। क्यों? तो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, मेनली कर देता है वैसो डायलेशन को कम कर देता है। ठीक है, जिसके कारण वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था कि हाइपरटेंशन के कारण कैसे प्रोटीनूरिया होता है, ये देखते हैं। तो हाइपरटेंशन से वैसोस्पाज्म होगा। हाइपरटेंशन से क्या होगा? वैसोस्पाज्म, SPASM। उसके कारण क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा तो कौन सा सिंड्रोम होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके कारण प्रोटीन यूरिन में दिखेगा। ठीक है, अब ये पता चल गया कि प्रोटीनूरिया कैसे होता है। तो हाइपरटेंशन के कारण वैसोस्पाज्म होता है या वैसोस्पाज्म के कारण हाइपरटेंशन होता है। इसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है, जिसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेनली नेफ्रोटिक में देखिए दो तरह का होता है, नेफ्राइटिक, नेफ्रोटिक। हम नेफ्रोटिक की बात कर रहे हैं। इसमें मेनली क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन विथ यूरिन, यूरिन विथ प्रोटीन। जब यूरिन में प्रोटीन दिखने लगता है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ब्लड वेसल है उसका एंडोथेलियल सेल डैमेज हो रहा है और क्या हो रहा है? फ्लूइड लीकेज हो रहा है, जिसके कारण फ्लूइड कम दिखता है और प्रोटीन ज़्यादा दिखता है। ये तो एक किडनी के प्रॉब्लम के कारण भी हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। तो इसके कारण क्या होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। अगर यही लीकेज ब्रेन में होगा तो वहाँ पर भी इदीमा होगा, जिसके कारण क्या होंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगेगा ब्रेन सेल से, जिसके कारण कन्वर्जन और बाद में कोमा देखने को मिल। रिस्क फैक्टर में पहला तो एडवांस एज, दूसरा प्रीमी ग्रेविडा, जिसको ऑलरेडी पहले से ही हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होया हुआ है, जिसको रीनल डिजीज होया हुआ है, फैमिली हिस्ट्री में इक्लैम्सिया है। ठीक है, और क्या है? तो इसमें जिसको हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होया हुआ है। ठीक है, साइन और सिम्टम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, लेकिन प्रीमी ग्रेविडा में सिर्फ 10% रिस्क होता है और मल्टी ग्रेविडा में 5%। ठीक है, साइन सिम्टम में वही हाइपरटेंशन, सीवियर जनरलाइज्ड इदीमा, प्रोटीनूरिया, वेट गेन, ब्लर विजन, सीवियर हेडेक, वोमिटिंग, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेजेज ऑफ कन्वर्जन के बारे में देखते हैं। जो पहला स्टेज है ना, उसका नाम है प्रीमोनिटोरी स्टेज। इस स्टेज में होता क्या है? इस स्टेज में पेशेंट में अनकॉन्शियस रहता है। उसके मसल्स, फेस, टंग और लिम्ब तीनों का मसल में ट्विस्टिंग आने लगता है। आई बॉल टर्न करने लगता है एक साइड में और फिक्स हो जाता है, और ये मेनली 30 सेकंड तक रहता है। ठीक है, दूसरा स्टेज जिसको हम कहते हैं टोनिक स्टेज। अब टोनिक स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें जो पूरा बॉडी है उसमें स्पाज्म आ जाता है, जिसको कहते हैं ट्रंक ऑपिस्टोटोनस। ये मेनली क्वेश्चन आता है कि कन्वुल्जन के सेकेंड स्टेज में मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या? तो लिम्ब, जो लिम्ब और हैंड होता है ना, जैसे कि लिम्ब है जो पूरी तरह फ्लैक्स्ड हो जाता है, और जो हैंड है वो उसका मुट्ठी बंद हो जाता है। रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होती है, सीज हो जाता है। टंग क्या हो जाएगा? टीथ के बीच में आ जाएगा। साइनोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस के साथ क्या क्या देखने को मिलेगा? आई बॉल जो होता है वो फिक्स हो जाता है, और ये भी रहता है अबाउट 30 सेकंड तक। ठीक है, तीसरा है क्लोनिक फेज। कौन सा? क्लोनिक स्टेज, CLONIC, क्लोनिक स्टेज। इसमें सारे वॉलेंट्री मसल क्या हो जाते हैं?
कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर रिलैक्स हो रहे हैं, वही अल्टरनेट होने लगता है। ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाता है फेस में, मतलब कि ये वन साइड इसमें मेनली जो फेस है उस और जो हैंड है, ये जो एक्सट्रीमिटीज है उसका वन साइड क्या होने लगता है, सीज होने लगता है। बाइटिंग ऑफ टंग, टंग को काट लेते हैं। ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, नाक के बराबर हो जाएगा, एकदम लेने में दिक्कत होगी। ब्लड क्या होंगे, ब्लड मेनली ब्लड का जो स्टेन है वो झाग के साथ माउथ में भरा हुआ मिलेगा। साइनोसिस डिसअपियर हो जाएंगे। ये स्टेज 1 से 4 मिनट तक रहता है। स्टेज ऑफ कोमा, ये इसमें मेनली सब कुछ शांत हो जाता है। ये थोड़े समय के लिए भी हो सकता है और ब्रीफ बहुत ज़्यादा समय के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये जो फिट्स होते हैं ना, ये मल्टीपल होते हैं, बार बार आते हैं और इनका इंटरवल वेरी होता है। और ये कंटिन्यूसली अगर आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं स्टेटस, क्या STATUS, स्टेटस इक्लैम्टिकस। ठीक है, जब कन्वर्जन की बात करते हैं तो टेम्परेचर राइज करता है, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है, यूरिनरी आउटपुट कम हो जाता है, प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब कन्वर्जन की बात कर ही रहे हैं तो इसका पैथोजिनेसिस, कॉजेज, ये सब देख लेते हैं। तो पैथोजिनेसिस सबसे पहले क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रेशियो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण लिख देती हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रेशियो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण प्लासेंटा में कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके कारण परफ्यूजन रेड्यूस होता है। अब ये परफ्यूजन रेड्यूस होने से क्या होगा, दो चीज़ होगा। सबसे पहले रेनिन का रिलीज होगा। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन नोजेन को एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, एड्रीनल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, जिसके कारण ओदीमा और ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। दूसरे तरफ इसके कारण थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या देखने को मिलेगा, रीनल ग्लोमेरुल्स मेनली अफेक्ट होंगे, जिसके कारण यूरिया में प्रोटीन देखने को मिलेगा। अब देखिए, एंजियोटेंसिन 2 के कारण मेनली दो काम होता है। एक तो वो एड्रीनल हार्मोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, अल्डोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए कहता है, जिसके कारण सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होता है और जिसके कारण अधीमा होता है और उसके कारण सीजर होता है। एंजियोटेंसिन 2 एक और काम करता है, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस और सीजर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कन्वर्जन के, तो मेनली सेरिब्रल इरिटेशन होता है, जिसके कारण कन्वर्जन होता है। ये इरिटेशन मेनली किसके कारण होता है, एनोक्सिया, सेरिब्रल ओइदीमा और सेरिब्रल CREBRAL सेरिब्रल डिसथाइमिया। ठीक है, एनोरेक्सिया में क्या होता है, सेरिब्रल वेसल में स्पाज्म आते हैं, जिसके कारण सेरिब्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कंजप्शन क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, जिसके कारण एनोरेक्सिया होता है। सेरिब्रल ओदीमा में इरिटेशन होता है। सेरिब्रल एरिथमियाज के कारण क्या होता है, एनोरेक्सिया और ओदीमा दोनों को ये बढ़ा देता है। तो ये मेनली इसके टाइमिंग क्या है, तो सीजर मेनली पूरा 60 to 70 सेकंड तक रहता है, टोनिक क्लोनिक टाइप। ठीक है, जो बाद में कोमा में चला जाता है। अगर इसमें मेनली अगर सीजर के समय डायफ्राम फिक्स हो जाता है, ब्रीदिंग डज नॉट ऑकर होता है, ब्रीदिंग ऑकर नहीं होता है, ये कोर्स ऑफ कन्वर्जन बता रहे हैं कि कन्वर्जन में क्या क्या मेनली होता है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ फिट्स मेनली कब ऑकर होता है, तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है, मोर देन 50% में। इसमें मेनली 3 तरह का फिट देखने को मिलेगा, जो स्टार्टिंग में ही बताया था। एंटीफार्टम, जो लेबर ये कब होता है, जब लेबर का स्टार्ट होता है, ऑनसेट मतलब कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में। ठीक है,
दूसरा है इंट्रापार्टम जो 30% लोगों में देखने को मिलता है, ये ड्यूरिंग लेबर। पोस्टपार्टम जो 20% लोगों में देखने को मिलता है। ऐसे फिर सबसे पहले कब ऑकर होता है, विद इन द 48 आवर्स ऑफ द डिलीवरी, और ये 10 दिन तक रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई अदर क्लिनिकल फीचर पूछे तो मेनली एसिम्टोमेटिक होता है, सिर्फ हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, इपीगैस्ट्रिक पेन, इदीमा, हाई बीपी, फ्लूइड रिटेंशन, ये सब देखने को मिलता है। अब कोई इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो मैं सबसे दोनों का कॉम्प्लिकेशंस बात करेंगे, मैटरनल और फीटल दोनों। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले टंग वाइटिंग, क्योंकि टंग क्या आ जाता है, दांत के बीच में आ जाता है। दूसरा हेड ट्रॉमा। तीसरा एस्पिरेशन, वो कुछ भी निगल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि वो जो हमारा सलाइवा उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, जिसके कारण एस्पिरेशन निमोनिया होने का डर है। ठीक है। चौथा ब्रोकन बोन। पांचवा परमानेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज। छठा इंट्राक्रैनियल हेमरेज। सातवां रीनल फेल्यूर। आठवां डेथ भी हो जाता है कभी कभी। इसलिए जो पेशेंट है ना, कभी कभी इंजरी हो जाता है, कैसे, तो वो बेड से गिर जाते हैं, इसलिए उनको बेड के बीच में रखा जाता है। विजन में डिस्टर्बेंस होता है, साइकोसिस हो जाते हैं, मतलब कि साइकोटिक प्रॉब्लम हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर भी हो जाएगा। इनमें एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, पल्मोनरी इदीमा होगा, हेपेटिक नेक्रोसिस। नियोनेटल या फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? पहला तो डेथ, दूसरा प्रीमैच्योरिटी, प्लासेंटा इन्फ्रैक्शन, प्लासेंटा टाइम से पहले ही निकल जाएगा, अब्रूतो प्लासेंटी, फीटल हाइपोक्सिया, एस्पिरेशन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन और सेप्सिस होने का डर होता है। ठीक है, चलिए एक और रिवीजन कर लेते हैं। इक्लेम्सिया क्या है? प्री इक्लेम्सिया का एडवांस रूप है, जिसमें मेनली कन्वुल्जन और कोमा देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्या किसी वुमेन में इक्लेम्सिया बिना प्री इक्लेम्सिया के हो सकता है, क्वेश्चन है क्या इक्लेम्सिया बिना प्री इक्लेम्सिया के होने से हो सकता है, तो आंसर है हाँ। जो हमारा इक्लेम्सिया है 10 से 15% वुमेन में नॉर्मल बीपी होने पर भी इक्लेम्सिया देखने को मिला है। तो इसके पहले हम इसका आगे जाने तो पैथोफिजियोलॉजी, तो पहला पैथोफिजियोलॉजी क्या था कि थ्योरी ऑफ वैसोजेनिक इदीमा। दूसरा है लॉस ऑफ सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन, तो सेरिब्रल का ऑटो रेगुलेशन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण भी इक्लेम्सिया होता है। तो इसमें होता क्या है, तो जैसे कि हमारा सेरिब्रल CEREBRL सेरिब्रल क्या हो गया, ऑटो रेगुलेशन लॉस हो गया। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, मेनली हमारा जो ये ब्रेन है उसमें हाइपर परफ्यूजन चालू हो जाता है, जिसके कारण मेनली इंडोथेलियल सेल डैमेज होता है, सेरिब्रल इदीमा होता है। सेरिब्रल इदीमा क्यों? क्योंकि हम उस ये इंडोथेलियल डैमेज होने के कारण फ्लूइड लीक करने लगता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इसके कारण क्या होता है, हमारा जो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज होने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, कन्वुल्जन होगा। और ये सेरिब्रल हाइपर परफ्यूजन के कारण मेनली ऐसे लगेगा कि पूरा हेडेक हो रहा है, वो जो नहीं चुभने वाला हेडेक होता है, विजन ब्लर होता है। और किसी में अगर ये थ्रोम्बिंग हेडेक या ब्लर विजन होता है तो उसको हम कैसा इस्कीमिया कहते हैं, उसको हम इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया कहते हैं। इसका क्या मतलब, अगर किसी पेशेंट में कोई पेशेंट आया उसमें ऑलरेडी इक्लेम्सिया होया हुआ है और उसमें हेडेक और ब्लरिंग विजन दिख रहा है, इसका मतलब कि उसको इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया है, मतलब कि उसको कभी भी इसके बाद कन्वुल्जन हो सकता है, वो इमरजेंसी केस में आ जाता है। ठीक है,
देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे ब्लड एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या देखेंगे? CBC, हेमोक्रेट, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट काउंट। दूसरा क्या करेंगे? दूसरे में हम करेंगे सीरम यूरिक एसिड एस्टिमेशन। और तीसरा में हम करेंगे सीरम क्रिएटिन लेवल एस्टिमेशन। चौथा में लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, नन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, कार्डियोग्राफी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे और एप्थेल्मोलॉजी करेंगे। एप्थेल्मोलॉजी क्यों? क्योंकि ब्लड विजन दिखता है ना, ठीक है। एप्थेल्मो टेस्ट करेंगे। अब जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ प्री इक्लेम्सिया, क्या? मैनेजमेंट ऑफ प्री इक्लेम्सिया, ये मेनली हम दो तरह से करते हैं। दो तरह से कैसे? जो पहला है ना, उसको हम जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। जो मेनली साइन और सिम्टम है उसको नॉर्मल करते हैं। तो देखिए, जनरल मैनेजमेंट में माइल्ड प्री इक्लेम्सिया होता है और सीवियर। तो दोनों को कैसे हम सही करेंगे? माइल्ड का पहले ब्लड प्रेशर जान लीजिए, हाइपरटेंशन, तो 140 से 160 के बीच में होता है और 90 से 110 के बीच में होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? तो इसमें हम हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। सीवियर में कितना होता है? ग्रेटर देन 160/110 mmHg से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे? हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। हाइपरटेंसिव ड्रग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लेविटालॉल 250 mg देते हैं, एक दिन में 3 बार देते हैं, ओरल देते हैं। दूसरा क्या है जो मोस्ट सेफेस्ट माना जाता है? मिथाइल डोपा, ये भी 250 से 500 mg के बीच में देते हैं और दिन में 3 बार देते हैं, ओरल देते हैं। नाइपिडिपाइन 10 से 20 mg देते हैं, दिन में 2 बार देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा ही सीवियर हो जाए तो डाययूरेटिक देंगे, लेकिन ये मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं दिया जाता है। और कहेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन में हम क्या कहेंगे कि आप सिडेटिव यूज करिए। सिडेटिव में क्या? तो डायज़ेपाम, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट में। ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या देखेंगे? इसमें मेनली हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा, सीवियरिटी ऑफ प्रेगनेंसी। तीसरा, रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन। चौथा, एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले 34 वीक, अगर कोई पेशेंट 34 वीक से उसका गेस्टेशन एज, चलिए तो अब मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कोई पेशेंट आई, ठीक है, सबसे पहला केस, पेशेंट आई, उसका गेस्टेशनल एज 34 वीक से कम है, अभी माइल्ड है, मतलब कि कोई ज़्यादा सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो पेशेंट सेफ है, तो हम उसको कहेंगे कि आप वेट कीजिए एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी का। दूसरा केस है कि 34 वीक से ज़्यादा है और अभी भी नॉर्मल है सब कुछ, तो हम क्या कहेंगे कि आप अभी भी क्या कीजिए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी पे ही क्या कीजिए, डिलीवरी करवाइए। लेकिन अब सेकंड केस क्या हो जाएगा कि 34 वीक से कम है लेकिन माइल्ड प्री इक्लेम्सिया है, तब हम पेशेंट को क्या कहेंगे? तब भी कहेंगे कि आप वेट कर लीजिए एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी का। फोर्थ केस, पेशेंट आया जिसको क्या है 37 वीक से ज़्यादा है, ठीक है, और सीवियर प्री इक्लेम्सिया है, तो क्या हम एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी का वेट करेंगे? नहीं, सॉरी 34 वीक से ज़्यादा है और सीवियर प्री इक्लेम्सिया है, तो क्या कहेंगे कि आप एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी को वेट कीजिए? नहीं, क्योंकि ऐसे भी इसका तो लगभग क्या हो रहा है, ये टर्म को पूरा ही करने जा रहा है। तो अगर सीवियर है तो हम उसमें बेबी को निकाल देंगे, लेकिन 34 वीक से कम है और सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, तो हम क्या करेंगे? एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी को वेट करने कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब केस के साथ बढ़ते हैं। जैसे कि प्रीक्लेम्सिया क्या था, तो इक्लेम्सिया का स्टार्टिंग का फेज था, ठीक है। तो हम क्योर देख रहे हैं,
तो क्योर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब करेंगे। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब एबॉर्शन नहीं होता, यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कि डिलीवरी कब करवाएंगे। तो सबसे पहले पेशेंट का हम बेसिक बेसलाइन देखेंगे कि उसका सब ये वाइटल साइन सही है कि नहीं है। जैसे कि वाइटल साइन में क्या क्या आ जाता है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन ऑक्सीमेट्री, रिस्पायरेटरी रेट, पल्स रेट, ये सब सही है कि नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसा है सीवियर प्री इक्लेम्सिया का, कंट्रोल करेंगे बीपी कैसे, हाइपरटेंसिव ड्रग दे के, और देखेंगे कि फीटल का बेल ग्रोथ कैसा हो रहा है और बेल बीइंग कैसा है। अगर मान लीजिए कि फीटल को क्या होया हुआ है, माइल्ड प्री इक्लेम्सिया है, ठीक है, बीपी कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माँ और बेबी दोनों क्या है, माँ और बेबी दोनों क्या है, सही हैं। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे आफ्टर 37 वीक ऑफ डिलीवरी, ठीक है, और या जो एस्टिमेटेड डेथ होता है उस पे। अब डिलीवरी का तो हो गया, लेकिन डिलीवरी में भी 2 टर्म आता है, अब वेजाइनल कीजिएगा या सिजेरियन। तो इसके लिए हम देखेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर कैसे कॉम्प्लिकेशंस है उसके अनुसार करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हमने क्या क्या देखा था, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट कितना होना चाहिए, तो प्लेटलेट का जो काउंट है वो 1 लाख से अगर कम हुआ तो प्री इक्लेम्सिया का केस होगा। एलिवेटेड HG/SGOT मेनली कितना एलिवेटेड, एंड HGPT कितना एलिवेटेड, तो ये नॉर्मल का डबल्स हो जाएंगे। सीरम क्रिएटिन कितना हो जाएगा, 1.1 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, प्री इक्लेम्सिया का केस कहलाएगा, ठीक है। अगर ये इतना दिख रहे हैं तो ये कभी भी क्या हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया हो सकता है और ये सीवियर हो सकता है। और केस क्या क्या देखेंगे, तो लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसके बाद इतना तो है जो प्री इक्लेम्सिया का है, लेकिन अगर उसमें पल्मोनरी एडिमा दिखा, हेडेक, पर ब्लर ऑफ विजन दिखा, या पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक या राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उनका इंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। अभी सीवियर प्री इक्लेम्सिया है और कभी भी वो इक्लेम्सिया में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या बताए थे, बीपी को कंट्रोल करना है। तो बीपी को कंट्रोल कैसे करेंगे, सबसे पहले बीपी को कंट्रोल इसलिए करेंगे ताकि एक्यूट हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। अब एक्यूट हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ सकता है, तो इंट्रा सेरिब्रल ब्लीडिंग, प्लासेंटा एब्रप्शन, ये सबसे हम बचा सके। तो बीपी अगर कितना है 160/110 mmHg से ज़्यादा है या बराबर है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे, लेविटालॉल। लेकिन लेविटालॉल का क्या होता है साइड इफेक्ट, कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं करवाता है, मतलब इसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है मेनली बेबी में, ठीक है। ये तो हो गया पूरी दुनिया की बात, लेकिन इंडिया में इंडिया में मेनली 150/100 mmHg पे ही हम ये ड्रग स्टार्ट कर देते हैं। अदर ड्रग में क्या है, अगर सेफेस्ट ड्रग बोला जाए तो मिथाइल-डोपा, और कौन सा ड्रग है, नाइफिडिपाइन। एक बार फिर से ये बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कभी भी नाइफिडिपाइन जो है कभी भी सबलिंगुअल नहीं लेना चाहिए। अगर इसका सबलिंगुअल लेंगे तो क्या हो सकता है, डेंजरस हाइपोटेंशन होगा। अगर एकाएक हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि कहा जाता है जो हाइपरटेंशन है उसको भी एक इंटरवल में कम करना चाहिए, एकाएक कम नहीं करना चाहिए। और भी क्या देंगे, और एक क्या देंगे, हाइड्रालाजीन क्या होता है, तो ये भी मेनली हाइपरटेंसिव ड्रग में दिया जाता है। अब कौन सा ड्रग कंट्राडिक्टेड है, तो मेनली हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम
ये इनहिबिटर और अदर बीटा ब्लॉकर जैसे कि क्या नाम है, मीथाप्रोलॉल, एथिनोलॉल, ये सब क्या होता है, मेनली कंट्राडिक्टेड होता है। अब जो स्टार्टिंग का है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये क्या होता है, टेराटोजेनिक होता है। ये हमारे फीतल का यूरिन प्रोडक्शन को कम करता है, जिसके कारण ऑलिगो हाइड्रोएमनियन होने का डर है। ठीक है, एक चीज़ और बताना भूल गए कि जो हमारा एकाएक हाइपोटेंशन होता है वो क्यों डेंजरस होता है, क्योंकि इसके कारण हमारे फीटस में सडन फीटल हाइपोक्सिया होने का डर होता है, जिसके कारण फीटल परफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब है कि यूज ऑफ डाययूरेटिक हम तभी करते हैं जब पेशेंट में पल्मोनरी इदीमा के सिम्टम दिखते हैं, वरना ये मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में कंट्राडिक्टेड होता है। ठीक है, अब क्या है, तो चलिए अब कुछ केस डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक फीमेल है 25 ईयर ओल्ड की, पहला बच्चा हुआ है, उसका गेस्टेशन एज कितना है, तो 30 वीक। वो क्या हॉस्पिटल आई है, जिसका ब्लड प्रेशर मेनली कितना है, ब्लड प्रेशर है 170/110 mmHg। यूरिन आउटपुट क्या दिखा रहा है, +2। कोई भी हेडेक नहीं है, कोई भी ब्लरिंग ऑफ विजन नहीं है, कोई भी एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं है, चेस्ट क्या है, क्लियर है। लेकिन जब वो ये जो फंदिक हाइट है, फंदस का जो हाइट होता है वो है जो बच्चे का जब 28 वीक का होता है ना, उसके बराबर है। फीटर हार्ट साउंड कैसा है, तो 140 पर मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है वैसा केस है, क्योंकि जो हमारा फंदल हाइट है वो बेबी का जो 28 वीक में होता है उतना है। इसका मतलब क्या है, पेशेंट को सीवियर प्री इक्लेम्सिया है। तो हम कैसे इसको सही करेंगे, सीवियर प्री इक्लेम्सिया को क्या घर पे रहने कहेंगे या एडमिट करेंगे? सबसे पहले एडमिट करेंगे, उनका बेसलाइन देखेंगे, बीपी को कंट्रोल करेंगे, एवरी 4 आवर पे मॉनिटर करेंगे, उसके साइन और सिम्टम देखेंगे, कहीं ये इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया तो नहीं हो रहा है। बेबी को इवालुएट करेंगे। बेबी को इवालुएट कैसे करेंगे, तो अल्ट्रासाउंड करवा के और फीटल ड्रॉपलर से हम इसको इवालुएट करेंगे। तो इसमें मेनली 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बेबी 34 वीक से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, बेबी में एस्टेरॉयड देंगे अगर फीटल लंग मैच्योरिटी है, और उसको डेली मॉनिटर करेंगे अगर 34 वीक से कम है। और अगर सीवियर प्री इक्लेम्सिया है तो हम डिलीवरी करवा सकते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि बेबी 34 वीक से कम है या 34 वीक से ज़्यादा है। अगर कम है तो वेट करेंगे कि वो क्या हो जाए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी में पहुंच जाए। लेकिन अगर 34 वीक से ज़्यादा है और सीवियर प्री इक्लेम्सिया है तो तुरंत टर्मिनेट द प्रेगनेंसी करेंगे। ठीक है, इफ़ एनी पेशेंट इन द टाइम ऑफ, जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको साइन और सिम्टम दिख रहा है इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया का मतलब कि हेडेक, ब्लरी ऑफ विजन, एपिगैस्ट्रिक पेन, या किसी को अनकंट्रोल बीपी है, परमोली इदीमा है, रीनल डिसफंक्शन हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस, प्लासेंटा एब्रिटो और हेल्प सिंड्रोम है। इसका मतलब बच्चे को क्या हो रहा, फीटस को क्या है, तो फीटस को है उस समय इक्लैम्सिया। ठीक है, हेल्प सिंड्रोम कहने का क्या मतलब है, HELLP, H से हेमोलाइसिस होता है, EL से एलिवेटेड क्या हो जाएगा, लीवर एंजाइम, LP से लो प्लेटलेट। ये सिम्टम अगर देखेंगे तो पेशेंट को क्या है, इक्लैम्सिया है। अगर ऐसी केसेस देखें तो तुरंत प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। उसके गेस्टेशन पीरियड से हमें कोई भी मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए, अब एक केस है जिसमें कि एक फीमेल है जो 35 वीक है, कितना, 35 वीक गेस्टेशन पीरियड है। ठीक है, आई है, हेडेक हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, इसका बीपी
70/120 है, मतलब हाई है। यूरिन कितना है, तो +3 दीपस्टिक है, तो मतलब यूरिन प्रोटीनूरिया भी बहुत ज़्यादा है। जो यूट्रस है वो 28 वीक का साइज के बराबर है। फीटल हेल्थ साउंड क्या है, 130 पर मिनट है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे पेशेंट को? हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, ना कि उसको घर भेजेंगे। और स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। क्या स्टार्ट करेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और उसके बाद ये जब नॉर्मल हो जाए तो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो केस है वो सीवियर प्री इक्लेम्पसिया का केस है, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो हम क्यों देंगे? तो जैसे कि ये है, क्या है, हेडेक आ रहा है, ब्लर ऑफ विजन है, मतलब कि ये इम्पेंडिंग इक्लेम्पसिया, कभी भी कन्वुल्जन होने का चांस है, इसलिए हम पहले से ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? चलिए, अब क्या कह रहा है ना, जो इक्लेम्पसिया है अगर उसका अलग से मैनेजमेंट करें नर्सिंग के बेसिस पे, तो हम उसका कैसे करेंगे? तो उसका करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, घर भेजने की ज़रूरत नहीं है। सारा उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, कौन दवा खाया है, कौन मेडिकेशन यूज किया, कब से हो रहा है, क्या क्या साइन सिम्टम हैं। उसके बाद इसेंशियल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ये वेजाइनल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? तो दूसरे स्टेप में मैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट, मतलब कि रिंगल लैक्टेट हम देते हैं, जब सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है ना, हिंदी में कह सकते हैं पानी चढ़ाते हैं। यूरिन आउटपुट देखते हैं 24 आवर्स का, वो कैसे देखेंगे? तो मान लीजिए कि 24 आवर्स में देखना है, 700 ml एस्टीमेट मारते हैं कि यूरिन बाहर निकलता है, उसमें क्या करेंगे, 1000 ml को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1700 ml। तो इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करने के बाद एंटी कन्वल्सिव ड्रग देंगे या सिडेटिव ड्रग, जिसमें डायज़ेपाम देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, पेरेंटल, लेविटालॉल, नाइट्रोग्लाइसिन, ठीक है। एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। अब इसमें भी हमें देखना होगा 4 स्टेज। जो सबसे पहला स्टेज है उसमें क्या है, फीट है जो कंट्रोल है, मतलब जो कन्वर्जन है वो कंट्रोल है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना है, तो बिलो फर्स्ट स्टेज में मेनली क्या था, फीट कंट्रोल है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, एभव याद रखिएगा, एभव क्या है, 37 वीक है, तो हम डिलीवरी करवा देंगे इंडक्शन ऑफ लेबर करवा के, ठीक है। अब क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि फीट तो कंट्रोल रहेगा, लेकिन बेबी क्या रहेगा, इमैच्योर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मैच्योरिटी का, जब तक कि बेबी तो पूरी तरह मैच्योर ना हो जाए, और उसको फिर डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है। अगर थर्ड स्टेज में क्या है, फीट है जो अनकंट्रोल्ड है, लेबर में कोई भी प्रोग्रेस साइन का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 6 से 8 घंटा वेट करेंगे और उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन देके उसको डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है। डिलीवरी 2 वे से हो सकता है, वेजाइनल और सिजेरियन। तो यहाँ पर तो सिजेरियन ही करवाएंगे क्योंकि कोई लेबर का कोई भी साइन नहीं है। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, तो लेबर हो रहा है, मतलब प्रोसीड है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो सिजेरियन करवा सकते हैं या ARM करवा सकते हैं। ARM में हम क्या करवाएंगे, तो हम इसमें फोर्सेप्स वेंटोज ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कराएंगे, मतलब कि वेजाइनल डिलीवरी से फोर्सेप्स के हेल्प से हम बच्चे को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने क्या क्या देख लिया, कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, फिट्स आएगा तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन कौन सा मेडिकेशन यूज किया जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, न्यूट्रिशन स्टेटस में मेनली हम क्या करते हैं, तो IV ये RL देते हैं, जो सेलाइन वाटर होता है ना वो, और उसके बाद हम साइकोलॉजिकल क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे पेशेंट को, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैथराइजेशन और सिजेरियन ये सब मेनली देखेंगे। अब चलते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं जो हल्का ऐसे घूमते घूमते जाएगा, आपको जो भी पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन कर
इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा है वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।